हेलो गाइज, आई एम मुकेश कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफर जीरो से हीरो तक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विज्ञान के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जिसका यह पार्ट 7 वीडियो है। इसके पहले आपके 6 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो ना देखे हो तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सिलेक्ट कर प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को क्रमबद्ध तरीके से देख सकते हैं। आइए बातों को आगे ना खींचते हुए हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन की श्रृंखला से जुड़ने का प्रयास करते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारा कंटेंट, हमारा वर्क आपको अच्छा लगता है तो आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए क्वेश्चन की श्रृंखला से जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि हृदय स्पंदन के दौरान विद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण का नाम क्या है। नीचे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। स्टेथोस्कोप, ऑप्शन बी है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, नंबर 3 है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, नंबर 4 है स्फेग्मोमैनोमीटर। आप लोगों को इसका आंसर चूज करना है। आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी जो हृदय की गति होती है उसको विद्युत परिवर्तन करके उसकी रीडिंग दिखाने का काम जो करता है, यानी जो उपकरण होता है उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। और जो ये आपका स्फेग्मोमैनोमीटर होता है, ये जो आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है उसकी गति को मेजर करने का काम करता है। लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा रोग आनुवांशिक है। नीचे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। नंबर ए है आपका कैंसर, नंबर 2 है एड्स, नंबर 3 है वर्णांधता, नंबर 4 है आपका ज्वर। आपको एक ऑप्शन इसमें से चूज करना है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वर्णांधता। अगर थोड़ा सा हम आनुवांशिक रोग के बारे में एक्सप्लेन करने जाएं तो इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जो भी ये रोग होता है, यानी जो भी आनुवांशिक रोग होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। अगर पूछा जाए कि वर्णांधता में वाहक इसका कौन होता है, यानी मेल होता है या फीमेल होता है, तो आप लोग उसका आंसर क्या टिक करेंगे, फीमेल जो होती हैं इन्हीं के माध्यम से ये अगली पीढ़ी में रोग ट्रांसफ़र होता रहता है, यानी उनके माताओं से अपने बच्चों में ट्रांसफ़र होने की संभावना 99.99% पाई जाती है। और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। एक क्वेश्चन आपका इसी में बन जाता है कि जो वर्णांधता के रोगी होते हैं उनको किन रंगों को समझने में या किन रंगों में अंतर करने में कठिनाई होती है, तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, लाल और हरे रंग जो होते हैं तो उनमें व्यक्ति को अंतर करने में काफ़ी कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है कि कार्बन के निम्न अपर रूपों में से किस अपर रूप को काला सीसा का नाम दिया जाता है। नीचे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। नंबर आप ए है हीरे को, ग्रेफाइट को, फुलरेन को, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट को आप लोग अगर सरल भाषा में समझना चाहें तो जो आपकी पेंसिल होती है उसमें आपको एक काला पदार्थ दिखाई देता है, उसे हम लोग ग्रेफाइट के नाम से जानते हैं। ग्रेफाइट जो होता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत का सुचालक होता है या कुचालक होता है, तो जो ग्रेफाइट आपका होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। और इसका जो घनत्व पूछा जा सकता है आपसे कि इसका अपेक्षिक जो घनत्व होता है वो कितना होता है, तो आप लोग उस क्या टिक करेंगे, 2.2 जो होता है तो इसका अपेक्षिक घनत्व होता है। अगर हम लोग इसके उपयोग के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें तो परमाणु भट्ठी में इसको मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, और कार्बन आर्क बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोड के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है किस विटामिन की कमी के कारण पांडु नामक रोग हो जाता है। नीचे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। विटामिन सी, ऑप्शन बी आपको दे रखा है विटामिन डी, ऑप्शन सी आपको दे रखा है विटामिन B12, ऑप्शन डी आपको दे रखा है विटामिन के। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन B12। आपसे एग्जाम पेपर में विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन। और अगर हम लोग विटामिन को थोड़ा समझने जाएं तो विटामिन एक प्रकार के जटिल कार्बनिक समूह होते हैं जो शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। अगर हम लोग विटामिन B12 के स्रोत देखना चाहें कि इसे हम किस माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके माध्यम जो हो गए, मांस आपका हो गया, कलेजी हो गया, और दूध के माध्यम से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अक्सर समाचार पत्रों में वर्णित एक शब्द जिसका नाम गोल्डन राइस है वह क्या है। ऑप्शन आपके दे रखे हैं 4, आनुवांशिक परिवर्धित चावल। ऑप्शन बी आपका दे रखा है प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से रसायनों द्वारा बनाए गए चावल। ऑप्शन सी आपका दे रखा है सिल्वर कोडेड चावल। ऑप्शन डी आपका दे रखा है सोने के चावल। आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका कि अनुवांशिक परिवर्धित चावल, यानी गोल्डन राइस जो होता है आपका वो एक प्रकार का अनुवांशिक परिवर्धित चावल होता है जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से चावल की गुणवत्ता को सुधार करने का एक छोटा सा प्रयास है। अगर हम लोगों से पूछा जाए कि ये किस विटामिन का अच्छा स्रोत होता है तो आप लोग इसका ऑप्शन क्या टिक करेंगे, विटामिन ए जो होता है उसका ये अच्छा स्रोत होता है। इसमें बीटा कैरोटीन नामक एक अवयव जोड़ा जाता है जो विटामिन ए को भरपूर मात्रा में हमारे शरीर को उपलब्ध कराता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि दंत की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला दर्पण है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नीचे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। उत्तल दर्पण, नंबर बी आपका दिया गया अवतल दर्पण, नंबर सी आपका दिया गया दर्पण, इसके बाद ऑप्शन डी दिया गया है बाईफोकल दर्पण। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। यानी कभी आप लोग हॉस्पिटल गए होंगे तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो दांत के डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा एक दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी आपके दांतों को बड़ा करके देखने के लिए उसे प्रयोग किया जाता है, तो उसे ही हम लोग अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कार्बन के किस समस्थानिक का प्रयोग जीवाश्मों की आयु पता करने के लिए उपयोग किया जाता है। नीचे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। कार्बन 15, कार्बन 20, कार्बन 8 और कार्बन 14। आइए इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन इसका हो जाएगा कार्बन 14, यानी जो जीवाश्मों की आयु पता करने के लिए हम जो समस्थानिक का हम लोग प्रयोग करते हैं वो कार्बन 14 होता है। एक क्वेश्चन आप लोगों से और पूछा जा सकता है कि कार्बन का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला समस्थानिक कौन सा है, तो आप लोग टिक क्या करेंगे, कार्बन 12 जो होता है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाले कार्बन का समूह है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा रूपांतरण किया जाता है। नीचे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विद्युत बल्ब द्वारा, डायनमो द्वारा, माइक्रोफोन द्वारा या विद्युत मोटर द्वारा। तो आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो आपका डायनमो होता है उसके द्वारा इसे परिवर्तित किया जाता है, यानी जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा होती है उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और विद्युत बल्ब को अगर हम लोग देखना चाहें तो विद्युत बल्ब जो आपका होता है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसी प्रकार माइक्रोफोन को देखें तो ये भी क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और जो ये विद्युत मोटर आपकी होती है इसका काम क्या होता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। नीचे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। नंबर ए है ईथर, नंबर बी है आपका पारा, नंबर सी है आपका बेंजीन, नंबर डी है आपका वाटर। आइए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका पारा। पारा जो होता है इसे हम लोग आवर्त सारणी में Hg के नाम से डिनोट करते हैं। ये जो आपका होता है ऊष्मा व विद्युत दोनों का सुचालक होता है। आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि जो पारा होता है वो ऊष्मा का सुचालक होता है या कुचालक होता है, तो आप लोग टिक क्या करेंगे, जो पारा होता है वो ऊष्मा का सुचालक होता है और विद्युत का भी ये सुचालक होता है। पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि किसी चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो निम्न में से क्या होगा। ऑप्शन आपके 4 दे रखे हैं। पहला ऑप्शन आपका है दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। ऑप्शन बी आपका कह रहा है कि चुंबक के दोनों भाग अचुंबकीय हो जाते हैं। ऑप्शन सी आपका कह रहा है एक भाग चुंबक तथा दूसरा भाग अचुंबक बन जाता है। ऑप्शन डी है आपका या इनमें से कोई नहीं। तो आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। चुंबक को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो ये दोनों भाग 2 भाग में पृथक हो जाता है और दोनों भाग जो इसके होते हैं वो पृथक पृथक अपने आप को चुंबक के रूप में रूपांतरित कर लेते हैं। चुंबक के अगर हम पोलों की बात करते हैं तो उसमें 2 पोल पाए जाते हैं, यानी नॉर्थ और साउथ पोल। अगर हम लोग नॉर्थ और नॉर्थ को अगर आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हुए नजर आएंगे। इसी प्रकार साउथ को अगर हम लोग आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हुए नजर आएंगे।
और अगर हम नॉर्थ और साउथ को आपस में मिलाते हैं तो ये चुंबकीय रूप में अपने आप को एक दूसरे की तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो आप लोग अच्छे से इसे समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो ये 5 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, इसमें हम लोग डेली का डेली 10-10 क्वेश्चन करके 500 क्वेश्चनों की तरफ अपने आप को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि आने वाले आपके आगामी एग्जामों में ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं। आइए देख लेते हैं। हम लोगों ने आप लोगों के लिए पिछले स्लाइड में एक वर्ग छोड़ा था, तो उसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। पिछली स्लाइड में जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा गया था वो था जैव ईंधन किस पदों के बीच से प्राप्त होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और ये 2-3 बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? जेट्रोफा। हर बार की तरह इस बार भी हम लोगों ने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के रूप में आपको एक गृह कार्य के रूप में एक क्वेश्चन फिर से दिया है, यानी इस स्लाइड में ऐड किया है। तो उम्मीद की जाती है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट के माध्यम से हमें देने का प्रयास करेंगे। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलने लगता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके आंसर आप लोग देख लीजिए। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है। ऑप्शन बी आपका कह रहा है पर्वतों की हवाओं के कारण। ऑप्शन सी आपका कह रहा है वायुमंडलीय दबाव कम होने के कारण। ऑप्शन डी आपका कह रहा है या उपरोक्त सभी सही हैं। तो आई होप आप लोग आंसर देंगे कमेंट के माध्यम से। और जैसा कि आप लोग जानते हैं ये हमारी स्लाइड का अंतिम क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी से विदा लेना चाहेंगे आने वाली आगामी वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।